बाहर की तरफ फेंकने वाला फोर्स है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर किसी गोल झूले में बैठे हो तो जब वो चक्कर लगाता है किसी जगह पर, तो आपको भी बाहर की साइड क्या होता है, जैसे वो किसी टर्न पर मुड़ा, धीरे धीरे घुमाओ, तेजी से जब घूमने लगेगा वो, तो बाहर की साइड आपको क्या करता है, वो झूला जिसमें आप बैठे हो तो आपको बाहर की साइड क्या लगता है, झटका लगता है, बाहर की साइड झुक जाते हो, और आपके साइड जो आपके पास में जो पड़ोस में बैठा होता है वो भी आपकी तरफ झुक जाता है। हेलो मनुष्यों, वेलकम टू साइंटिफिक शर्मा। आपका चैनल में बहुत ज़्यादा वाला स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, और आज हमको बात करनी है बोहर एटॉमिक मॉडल की। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड लेवल के हिसाब से, आपकी नीट के लेवल के हिसाब से, आपके आईआईटी के लेवल के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक में हम बोहर एटॉमिक मॉडल जो पढ़ रहे हैं, ये रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी उसका सुधार हुआ था। उसका सुधार क्या था कि बोहर नाम के साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था नील्स बोहर। रिवॉल्यूशनरी मॉडल, यहां से आपके मॉडल की, आपके एटम की संरचना बदल गई है। अब आपका एटम जो है वो अलग टाइप का दिखाई देने लगेगा, एटम में कुछ नई नई चीजें मालूम पड़ेगी हमको। तो बोहर ने, जो नील बोहर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी उनको दूर किया। अब कमियां क्या थी, तो हमने पढ़ा रदरफोर्ड के मॉडल के जो ड्रॉबैक्स थे, उन ड्रॉबैक्स में हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने ये नहीं बता पाए थे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी न्यूक्लियस के आसपास कंटिन्यूसली उसी जगह पर घूमेगा। मैक्सवेल ने कमियां निकाल दी थी। मैक्सवेल ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता एक टाइम पर किसके अंदर आके गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया, बोहर। और एक और बात हुई थी एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा नहीं बता पाए थे रदरफोर्ड, वो भी बोहर बताएंगे। तो हम बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे आज से। तो देखिए क्या है बोहर एटॉमिक मॉडल। जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट को पढ़ते हैं हम। एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस इन द सेंटर। किसी भी एटम के बीच में बिल्कुल सेंटर पे क्या पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। कोई नई बात नहीं बताई, पहले पॉइंट, पहला जो पोस्टुलेट था उसमें कोई नई चीज नहीं पता चली आपको। यही चीज किसने बताई थी, रदरफोर्ड ने भी बताई थी। यही पॉइंट रदरफोर्ड ने बोला था कि बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास कंटिन्यूसली क्या करते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे। लेकिन बोहर ने नई चीज क्या बोली वो सुनिए, वो आपको सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। यहां तक तो रदरफोर्ड ने बोला था, और इस बात को क्या करा, बोहर ने भी माना कि हाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। लेकिन किस तरीके से चक्कर लगाएगा, कैसे लगाएगा, अगले पॉइंट की बात करते हैं, सुनिए जरा। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स व्हिच हैव द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। हाँ, ये पॉइंट उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट वाले ऑर्बिटल के फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में ही क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। हर कहीं चक्कर नहीं लगाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के आसपास कहीं पर भी चक्कर लगाना चालू नहीं कर देगा। वहीं पर चक्कर लगाएगा जहां पर उसकी एनर्जी क्या रहेगी, जिस ऑर्बिट की, जिस एनर्जी लेवल की, है ना, ऑर्बिट को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल बोलेंगे, पढ़ेंगे कि क्यों बोलेंगे। एनर्जी फिक्स रहेगी, वहीं पर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। Hence, these orbits are called energy levels, क्योंकि इनकी एक फिक्स एनर्जी है, इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, एनर्जी लेवल भी बोल रहे हैं, एनर्जी लेवल भी बोल रहे हैं। और बात यह है, एटम के आसपास रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी चक्कर लगा लेगा, किसी भी जगह घूमने लग जाएगा, उसकी मर्जी पड़ेगी, यहाँ है तो यहाँ घूमने लग जाएगा, मर्जी पड़ेगी यहाँ घूमने। तो बोले, बोहर ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन वहीं पर चक्कर लगाएगा जहां पर उसके ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। और एनर्जी की बात आ रही है, इसलिए ऑर्बिट्स को बोहर ने बोला कि इनको हम एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं। इनको हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उनको नंबर दिए इस तरीके से कि ये न्यूक्लियस के आसपास ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट, इस तरीके से इसके आसपास क्या रहेंगे, एनर्जी लेवल्स रहेंगे। तो उन्होंने बोला कि पहले वाला जो ऑर्बिट है उसको एनर्जी लेवल 1 बोल दो, दूसरे ऑर्बिट को एनर्जी लेवल 2 बोल दो, तीसरे को हम एनर्जी लेवल 3 बोल दें, अगले वाले को 4 बोल दें, इसी तरीके से आगे सोन, या फिर KLMN बोल दो, KLMNOP, इस तरीके से उन्होंने बोला कि या तो इस तरीके से डिनोट कर दो या 1 2 3 4 बोल दो। तो ये एनर्जी लेवल्स फिक्स है, और इन एनर्जी लेवल्स की एनर्जी भी क्या है, फिक्स है। अगला पॉइंट पढ़िए जरा, अगला पॉइंट समझते हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स डज नॉट चेंज विथ टाइम। जो इलेक्ट्रॉन जहां पर चक्कर लगा रहा है और जिस एनर्जी से चक्कर लगा रहा है, जिस ऑर्बिट के अंदर, जिस एनर्जी से चक्कर लगा रहा है जिस ऑर्बिट के अंदर, वहां पर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या है,
फिक्स है। ऐसा नहीं है कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, मान लो जैसे कि मैं चक्कर लगाऊं तो मैं इस स्पीड से चक्कर लगा रहा हूं, फिर मेरी मर्जी पड़ी मैं तेज चक्कर लगाने लग जाऊं, फिर मेरी मर्जी पड़ी और तेज चक्कर लगाने लग, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है उस ऑर्बिट में उसी एनर्जी से कंटिन्यूसली घूमता रहेगा तब तक कि आप उसको कहीं बाहर से एनर्जी ना दे दो। और बाहर से एनर्जी देंगे तो अब आगे पॉइंट पढ़ेंगे, जो आपका इलेक्ट्रॉन है एनर्जी लेगा तो फिर वहां तो चक्कर लगाने की बात ही खत्म हो गई, आगे चला जाएगा भाई साहब, अगले वाले एनर्जी लेवल में चला जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब तक उस ऑर्बिट में है वो एक फिक्स एनर्जी से उसी जगह पर क्या करता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा, ना तो तेज घूमेगा ना स्लो घूमेगा। ये पॉइंट बताया हमने। अगले पॉइंट की बात करें, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीजेस एज वी मूव अपवर्ड्स। हम जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, दूर वाले ऑर्बिट्स में जाएंगे, दूर वाले एनर्जी लेवल में जाएंगे, वैसे वैसे इन एनर्जी लेवल्स की एनर्जी जो रहेगी वो बढ़ती जाएगी। जैसे यहां पर देखो सबसे पास में कौन है न्यूक्लियस के, तो सबसे पास में है के शेल, के ऑर्बिट, तो इस के ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम रहेगी। न्यूक्लियस से थोड़ा दूसरा चला अपन तो ये एल लेवल, एल एनर्जी लेवल, इसकी एनर्जी इससे ज्यादा रहेगी, एम वाले की उससे ज्यादा, एन वाले की उससे ज्यादा और सो ऑन। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा हमने सबसे कम एनर्जी के की, फिर एल की, फिर एम की, फिर एन की। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं इनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो सबसे पहले किससे निकलते हैं, आउटर मोस्ट शेल में से, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में से निकाल सकते हैं हम, क्योंकि वहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा है इनके पास। पास वाले थोड़ा सा क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, और जो स्टेबल है उनको खिसकाना थोड़ा सा क्या रहता है, मुश्किल रहता है, उनको निकालने में तकलीफ आती है। दूर वालों की एनर्जी ज्यादा है, वहां पर आसानी से निकाल पाएंगे हम। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं हम। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पोस्टुलेट है बोहर एटॉमिक मॉडल का। एन इलेक्ट्रॉन के मूव्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो देखिए बोहर ने क्या करा, बोहर ने एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करी, उसके बाद उनने क्या करा, कुछ कैलकुलेशन करने के बाद कुछ एक्सपेरिमेंट करे, उससे पता चला कि जो एंगुलर मोमेंटम है किसी इलेक्ट्रॉन का, वो एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h/2π वैल्यू का, h/2π वैल्यू का, जहां पर h का मतलब है हमारे पास h इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये h की वैल्यू। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट से पता लगाया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन जो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं हम कि किसी भी एटम के अंदर ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स होती है, और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी भी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। अब इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट्स में घूमेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम कितना निकल के आया आपके पास, h/2π के इक्वल निकल के आया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के। तो पहले तो बात करें ये एंगुलर मोमेंटम क्या चीज है, तो आपने पढ़ा होगा लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम का आपके पास फॉर्मूला होता है, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू होता है mv, लीनियर मोमेंटम। एक वो बॉडी जिसके पास कुछ मास हो और वो किसी वेलोसिटी से, किसी स्पीड से क्या कर रही है, मोशन कर रही है, तब उसके अंदर एक जो क्वांटिटी बनती है, उसके अंदर एक जो फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि आप एक काम करो कि आपके सामने एक नाला है बड़ा सा और आपको उसको क्रॉस करना है, आपको उसको क्रॉस करना है। तो अगर आप जो है, अगर आप सीधे, अगर आप जो आपके पास जो मास है उसको सीधे आप क्या करो, उस नाले पर क्रॉस करने की कोशिश करो, छलांग लगाने की कोशिश करो, तो हो सकता है कि उसके अंदर टपक जाओ। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए आपने क्या करा, आप कुछ कदम पीछे गए, ठीक है, और फिर आपने तेजी से दौड़ लगाई, और दौड़ लगा के फिर आपने कूदने की कोशिश करी नाले को, बड़े आसानी से कूद गए, छलांग लगा दिया आपने दूर तक। तो ऐसा आपने इसलिए करा क्योंकि जब आप पीछे गए और जब आपने आपस दौड़ लगाई तो आपने गेन कर लिया मोमेंटम, आपके मास तो था ही सही, साथ में आपने वेलोसिटी भी गेन कर ली। तो मास और वेलोसिटी का जो कॉम्बिनेशन बना उसी को हम बोलते हैं मोमेंटम। वही क्या कहलाता है, हमारा मोमेंटम कहलाता है। लेकिन ये तो कौन सा मोमेंटम है, ये लीनियर मोमेंटम है। लेकिन जबकि हम बात कर रहे हैं किसकी, एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर मोमेंटम क्या चीज होती है, वही होती है मोमेंटम चीज, बस फर्क क्या आ गया,
उस बॉडी में क्या आ गया, एंगल आ गया। और एंगल किस वजह से आ गया, सर्कुलर मोशन की वजह से। अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही है, सर्कुलर पाथ पर कंटिन्यूसली क्या कर रही है, मोशन कर रही है, तो उसके अंदर पाए जाने वाले मोमेंटम को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम। तो उस एंगुलर मोमेंटम में बस एक चीज और हमको ऐड करना पड़ती है कि मान लो कोई बॉडी है, जैसे हम ये वाला एटम ही ले लेते हैं हम, कि अगर कोई बॉडी है, वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन का कुछ मास वो किसी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, और साथ में सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। तो जहां से उसने सर्कल पर मोशन करना चालू करा, उसके सेंटर से उसकी डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस, तो रेडियस और ऐड हो जाती है। तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बनता है, एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम mvr। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जाता है हमारे पास mvr। तो L इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं mvr। ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का क्या है, फॉर्मूला। तो हमारे जो हमारा पॉइंट बोल रहा है, जो पोस्टुलेट बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, तो हमारा पॉइंट ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम ये mvr एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई के। तो n h बाय 2 पाई के क्या होगा, ये इक्वल होगा। अब यहां पर n का मतलब है हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो ये पॉइंट ये बोल रहा है हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल का, क्या पॉइंट ये बोल रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीप्लाई में आएगा। अब इंटीग्रल मल्टीप्लाई मतलब क्वांटाइज्ड वैल्यू, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, मतलब एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल्स टू या तो क्या होगा 1h बाय 2 पाई होगा, या mvr इक्वल्स टू हमारे पास 2h बाय 2 पाई होगा, या mvr इक्वल्स टू हमारे पास 3h बाय 2 पाई होगा। तो हमेशा एंगुलर मोमेंटम जो निकल के आएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ h बाय 2 पाई है, मतलब क्वांटाइज्ड वैल्यू है। इसलिए इस तरीके के एंगुलर मोमेंटम को एक नाम और दिया गया है। इस तरीके के एंगुलर मोमेंटम को बोला जा रहा है क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि यहां पर एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू आ रही है वो क्वांटाइज फॉर्म में आ रही है, या तो पहले ऑर्बिट के लिए आ रही है, या दूसरे ऑर्बिट के लिए आ रही है, या तीसरे ऑर्बिट के लिए आ रही है। मतलब आपको इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमते हुए नहीं मिलेगा, वहीं पर घूमेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाए, क्वांटाइज वैल्यू में आ जाए। मतलब इलेक्ट्रॉन या तो इस पहले ऑर्बिट में घूमता हुआ मिलेगा, या दूसरे ऑर्बिट में घूमता हुआ मिलेगा, या तीसरे ऑर्बिट में घूमता हुआ मिलेगा। मतलब यहां पर कहीं पे बीच पे ऐसा कोई ऐसा ऑर्बिट नहीं मानेंगे 3.5 ऑर्बिट, कोई ऐसा ऑर्बिट नहीं मानेंगे 3.25 ऑर्बिट, 2.5 ऑर्बिट, या तो पहला ऑर्बिट, या दूसरा ऑर्बिट, या तीसरा ऑर्बिट, या चौथा ऑर्बिट। इसी तरीके से आपको ऑर्बिट मिलेंगे। और ये ऑर्बिट किस तरीके से फिक्स हुए हैं, इस एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले, इस क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले के हिसाब से। तो आपका ये वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि आपको हर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देगा जहां पर ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू mvr इक्वल्स टू nh बाय 2 पाई, वहीं पर आपको इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ नजर आएगा। ऐसा नहीं कि चाव चाव घूमने लग जाएगा, आवारा नहीं है ये, आवारा इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये फिक्स जगह पर ही है, अपने सलीके से ही घूमेगा, ये हर कहीं नहीं घूमेगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला निकल के आया mvr इक्वल्स टू nh बाय 2 पाई। चलिए, तो अब यहां से हम क्या करते हैं, बोहर रेडियस का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, फिलहाल हम बात करें कि m का मतलब क्या है। तो m का मतलब है इलेक्ट्रॉन का मास, v का मतलब है वेलोसिटी, r का मतलब रेडियस, ठीक है, एटम की रेडियस, nh बाय 2 पाई। ठीक है, n का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी, 6.625 इंटू 10⁻34। चलिए, तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अगर मैं यहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालूं तो देखिए v इक्वल्स टू क्या निकल सकता है, तो v इक्वल्स टू हो सकता है आपके पास nh बाय mr को अपन में लेके आ जाते हैं, तो 2 पाई
इंटू एम आर। ध्यान रखिएगा ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हम आगे यूज करेंगे। अब देखिए एक चीज और समझनी हमको कि जो बोहर ने बताया कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहा है, किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, वो आपको ये तो पता है कि उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल आया होगा, इसीलिए वो एंगुलर मोमेंटम से उसी पर्टिकुलर उस जगह पर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। लेकिन इसका एक फोर्स की वजह से रीजन भी उन्होंने बताया। फोर्स की वजह से उन्होंने ये रीजन बताया कि इलेक्ट्रॉन उसी जगह पर इसीलिए चक्कर लगा रहा है क्योंकि यहां पर दो तरीके के फोर्स काम कर रहे हैं। उस इलेक्ट्रॉन पर दो तरीके के फोर्स काम कर रहे हैं, जिससे वो इलेक्ट्रॉन हर जगह उस सर्कुलर ऑर्बिट में, एक ही पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट में कंटिन्यूसली क्या करता जा रहा है, चक्कर लगाते जा रहा है। तो उन्होंने दो तरीके के फोर्स बताए कि क्यों वो उसी जगह पर चक्कर लगा रहा है। तो उन्होंने बताया कि एटम के अंदर ये एटम जहां पर मान लो यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन, तो उन्होंने बताया कि बाहर की साइड एक फोर्स काम कर रहा है जिसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रहा है तो उसको बाहर की साइड लगने वाला एक फोर्स महसूस हो रहा है। उस फोर्स का नाम बताया उन्होंने, क्या बताया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कि बाहर की साइड एक फोर्स लग रहा है जिसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है भाई साहब, तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग भी महसूस करते हैं। देखिए किस तरीके से महसूस करते हैं, बाहर की साइड लगने वाला, बाहर की तरफ फेंकने वाला फोर्स है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर किसी गोल झूले में बैठे हो, है ना, मेले वेले में गए हो आप, तो अगर आप एक गोल झूले में बैठे हो तो जब वो चक्कर लगाता है किसी जगह पर, तो आपको भी बाहर की साइड क्या होता है, जैसे वो किसी टर्न पर मुड़ा, धीरे धीरे घुमाओ, तेजी से जब घूमने लगेगा वो, तो बाहर की साइड आपको क्या करता है, वो झूला जिसमें आप बैठे हो, तो आपको बाहर की साइड क्या लगता है, झटका लगता है, बाहर की साइड झुक जाते हो। और आपके साइड जो आपके पास में जो पड़ोस में बैठा होता है वो भी आपकी तरफ झुक जाता है, मतलब वो भी पूरी तरीके से बोलेंगे आपकी तरफ चढ़ जाता है। अब अगर वो बैठने वाला है तो आप परेशान हो जाओगे कि बार बार आपकी तरफ गिर रहा है, और अगर बैठने वाला वाली है तो फिर तो आपके मजे, है ना, आपके ठीक है। तो वो क्या होता है, वो किस वजह से हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हो रहा है। आपको बाहर की तरफ एक फोर्स महसूस हो रहा है। ऐसा गाड़ियों में भी होता है, गाड़ी चल रही है, टर्न हो रहा है, एकदम से गाड़ी मोड़ी तो क्या होगा, किसी एक साइड क्या होंगे, इनर्शिया बोलते हैं हम जिसको। और यहां पर अगर वो सर्कुलर पाथ में तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक साइड झुक जाते हैं, ठीक है, इसको बुलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको हम और भी समझ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, मान लो ये मैंने आधी टूटी हुई एक बॉल ले रखी है और मैं क्या करता हूं, इसको घुमाता हूं, तो ये क्या कर रही है, एक सर्कुलर पाथ बना रही है, सर्कुलर पाथ पे ये मोशन कर रही है। अब अगर मैं क्या करूं, इसको एकदम से छोड़ दूं या कोई आके इसमें बीच में से कैंची से काट दे, तो ये बॉल अंदर थोड़ी ना गिरेगी, बाहर की साइड गिरेगी। जैसे चक्कर लगा रही है, मान लो ये ऐसे चक्कर लगा रही है और उसको काट दिया तो ये बाहर की साइड गिरेगी। इसलिए गिरेगी क्योंकि इसमें बाहर की साइड एक फोर्स लग रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पर भी बाहर की साइड एक फोर्स लग रहा है, जब वो गोल चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, तो बाहर की साइड एक जो फोर्स लग रहा है उसको बोल रहे हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और अंदर की साइड भी एक फोर्स महसूस हो रहा है। अंदर की साइड कौन सा, ये इलेक्ट्रॉन जिस पर निगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस जिस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस अट्रैक्शन फोर्स को बुलाया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होते तो भी अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन करती है तो अंदर की साइड एक फोर्स महसूस करती है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। बाहर की साइड लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल, अंदर की साइड लगने वाला सेंट्रीपिटल, है ना। तो या तो यूं बोल दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी वजह से बैलेंस हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, है ना। तो फिलहाल तो आपको बॉडी पर आपके जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसमें अंदर की साइड लगने वाला फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो बैलेंस हो रहा है किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। Fe = Fc। ये देखिए, तो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला, अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो अंदर की साइड जो फोर्स महसूस हो रहा है उसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r²। 1/4πε0 एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹।
अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो आप इसके बारे में पढ़ चुके होंगे फिजिक्स में, और अगर आप 11th के स्टूडेंट हो आगे पढ़ेंगे, या थोड़ा बहुत आप 10th लेवल पर भी इसको जान चुके हैं। कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यस, 1/4πε0 की जगह मैं लिख सकता हूं K। तो K अब देखिए K Q1 Q2/r², और इधर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, mv²/r। चलिए यहीं से चालू करते हैं कार्यक्रम, यहीं से देखते हैं। देखो 1/4πε0 Q1 Q2/r² इक्वल्स टू mv²/r। तो r से तो r निपटा, एक r से एक r तो आपने ऑलरेडी निपटा दिया। अब हमारे पास जो बचा हुआ उसको देखते हैं। ये देखो अभी मैंने लिख भी दिया था 1/4πε0 को हम लिख सकते हैं k, मैं इधर लिख रहा हूं देखिएगा k, और आपके पास दो चार्ज है Q1 और Q2। तो देखिए अभी दो चार्ज कौन से हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन, एटम और प्रोटॉन की बात करें, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाने वाला, प्रोटॉन। तो बाहर की साइड लगाने वाला चक्कर जो है वो तो है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है बाहर के साइड। तो एक तो आपके पास चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला प्रोटॉन। तो थोड़ा सा जरा इसके बारे में समझिए। इस प्रोटॉन को मैं डिनोट करूंगा ई से। प्रोटॉन को हम किससे डिनोट करेंगे, ई से डिनोट करेंगे। और साथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हैं तो उसके लिए हम एक और चीज लगाएंगे इसमें, यहां पर Z। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए लगाएंगे हम ZE, और बाहर के साइड जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वहां पर लगा रहे हैं हम E। अब ZE कैसे, तो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे मिलते जुलते एटम्स के लिए था, या मिलते जुलते स्पीशीज के लिए था। फॉर एग्जाम्पल जैसे हीलियम। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 2। लेकिन अगर मान लो मैं हीलियम की जगह एटम लूं जो हाइड्रोजन से मिलता जुलता हो सकता है, वो हो सकता है He+। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, और हीलियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन हीलियम के पास प्रोटॉन फिर भी कितने बचेंगे, निकाला तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन अभी भी कितने बचेंगे, 2 प्रोटॉन बचेंगे। तो ये जो नंबर डिनोट कर रहा हूं मैं यहां पर, ये Z से, वो क्या है वास्तव में, ये 2, 3, 4 ये नंबर्स हैं। तो अब यहां पर हमारे पास जो चार्ज है अंदर की साइड, उसको हम लिखेंगे पूरा ZE, और बाहर के साइड जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा उसको लिखेंगे हम E। इसका मतलब Q1 के प्लेस पर हम लिखेंगे ZE, और Q2 के प्लेस पर लिखेंगे हम E। ठीक है, तो हम यहां पर ये वैल्यूज रखते हैं। देखो 1/4πε0 की जगह तो मैंने रख दिया K, कांस्टेंट वैल्यू। Q1 की जगह, हाँ Q1 की जगह कितना रखना हमको, ZE, तो Q1 की जगह रखा हमने ZE। साथ में Q2 की जगह कितना, तो Q2 की जगह ये E, डिवाइडेड बाय क्या, एक R से का आप R ऑलरेडी निपटा चुके हो, तो यहां पर ये R। हाँ, तो इधर बचा हमारे पास क्या, इधर बचा हमारे पास mv², हमको निकालना है बोहर रेडियस, मतलब R की वैल्यू। तो R को इधर पहुंचा, mv² को अपॉन में लेके आए। तो देखिए R इक्वल्स टू निकल के आएगा हमारे पास kZe² बाय mv²। तो ये एक वैल्यू निकल के आई हमारे पास रेडियस की, पर ये भी पूरी तरीके से बोहर रेडियस की वैल्यू नहीं निकल के आई है हमारे पास। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे की बात करते हैं। हाँ जी, तो R की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है kZe² बाय mv²। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला था कि रेडियस की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल लेंगे तो हमको थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। क्यों गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी तो पता ही नहीं है। जब तक वेलोसिटी पता ही नहीं है तो R की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो R की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, किस तरीके से निकालनी पड़ेगी, V की वैल्यू को देखकर। और V का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, V इक्वल्स टू हमारे पास NH/2πmr। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट ऑलरेडी दे रखी है। तो क्या आप यहां से V² की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। V² इक्वल्स टू क्या कर दूं, इधर का स्क्वायर कर देते हैं, N² डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 π² m² r²। चलिए अब हमारा काम आसान हो सकता है, हमको V² की वैल्यू मिल गई।
और यहाँ पर ये रहा ये रहा ये रहा v, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं हम, r इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर बाय m, और v स्क्वायर की वैल्यू ये रही, तो लिखो n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे को किसकी वैल्यू मिल गई, v स्क्वायर की वैल्यू। चलो क्या करें, निपटाए कुछ ना कुछ, आर स्क्वायर, चलो पहले इसको ऊपर ले जाते हैं। तो r इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m n स्क्वायर h स्क्वायर। तो एक m से एक m निपटेगा, एक m से एक m निपटेगा। चलो यहीं पर एक r से एक r भी निपटेगा। तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है n स्क्वायर h स्क्वायर, को हम इधर ले जाते। तो n स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m और r, हमको निकालनी है r की वैल्यू। तो इसको पूरे हिस्से को अपन क्या करें, नीचे ले जाते हैं। चलिए नीचे ले जाते हैं। तो क्या करें, r की वैल्यू निकालने के लिए n स्क्वायर बाय h स्क्वायर डिवाइडेड बाय के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास r। देखिए ये बड़ी छोटी सी जो वैल्यू निकल के आई आपके सामने, ये है आपके रेडियस का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन इसमें भी हम थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। देखिए क्या सुधार कर सकते हैं कि हमारे पास जो है जो h है, h का मतलब होता है प्लांक्स कांस्टेंट, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है। k मतलब क्या है, k मतलब एक कूलम्बिक कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हमने जो कांस्टेंट यूज करा वो k। ठीक है, E मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को हमको चार्ज हमको पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। 4 का मतलब 4, पाई का मतलब पाई, और इलेक्ट्रॉन का मास भी फिक्स होता है। मतलब ये z को छोड़ दिया जाए, इस z को मैं आगे लिख लेता हूं, z के, अगर z को छोड़ दिया जाए और ऊपर अगर m को छोड़ दिया जाए तो ये बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, h स्क्वायर के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m। तो इन सब की जगह हम लिख सकते हैं क्या, a नॉट। इस पूरे की जगह हमने क्या लिखा है, a नॉट। तो a नॉट n स्क्वायर बाय z इक्वल्स टू कितना आया आपके पास, r स्क्वायर। ये बना आपका बोहर रेडियस का फॉर्मूला। और यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करना चाहें, h की वैल्यू होती है हमारे पास 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 अगर यहां रखोगे आप, k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अगर यहां पर रखोगे आप, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अभी बताया मैंने 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 4 की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू 3.14, मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। अगर ये सब पुट करोगे आप तो आपको ओवरऑल वैल्यू निकल के आएगी 52.9। 52.9 क्या आई आपको वैल्यू निकल के आई। तो 52.9 n स्क्वायर बाय z इक्वल्स टू r। ये आपको फॉर्मूला मिला किसका, बोहर रेडियस का। किसकी रेडियस का, हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस का फॉर्मूला। और अगर हाइड्रोजन रेडियस के लिए फॉर्मूले की बात कर रहे हैं हम, तो हाइड्रोजन एटम में एक ही ऑर्बिट होता है, मतलब n की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं पहले ऑर्बिट के लिए, और z की वैल्यू भी क्या पुट कर सकते हैं, हम 1 पुट कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा आंसर निकल सकता है हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए फर्स्ट रेडियस का फॉर्मूला 52.9 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय z की जगह भी 1 इक्वल्स टू r। तो वैल्यू आ सकती है हमारे पास 52.911 मतलब 52.9 पिकोमीटर। ये आपकी बोहर रेडियस आ गई, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। और फॉर्मूला बनता है हमारे पास, अगर बोहर रेडियस के लिए हम बात करें फॉर्मूला, तो 52.9 n स्क्वायर बाय z इक्वल्स टू r। ये आपके बोहर रेडियस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए, तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम के लिए जो रेडियस आई, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो रेडियस आई वो आई 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, पिकोमीटर में ये वैल्यू आई हमारे पास, और फॉर्मूला बना हमारे पास रेडियस का। चलिए ये मिटा के हम रेडियस का फॉर्मूला देख लेते हैं। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट के लिए हमारे पास फॉर्मूला बना है Rn इक्वल्स टू, एक तो देखो ये लंबा चौड़ा फॉर्मूला हमारे पास, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय z के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m।
ठीक है। nth ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। या अगर हम वैल्यू पुट करें तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास nth ऑर्बिट के लिए Rn इक्वल्स टू 52.9 n स्क्वायर बाय z पिकोमीटर, ठीक है। और अगर इसको हम एंगस्ट्रॉम में लिखें तो फॉर्मूला हमारे पास रेडियस का Rn इक्वल्स टू 0.52 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू हो गई हमारे पास, ठीक है, nth ऑर्बिट के लिए। अब हमारे पास अगर हाइड्रोजन एटम के लिए डिफरेंट ऑर्बिट के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर m की वैल्यू डिफरेंट ऑर्बिट के लिए पुट करेंगे, और अगर हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है तो z की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हम 1 पुट कर देंगे हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर कोई दूसरा एटम दिया है तो z की वैल्यू, मान लो हीलियम एटम तो 2, लिथियम एटम तो 3। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दे दिया, क्या आपके पास हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, इनके लिए आप क्या फाइंड करो, रेडियस फाइंड करो, फाइंड रेडियस फॉर फर्स्ट शेल सेकेंड शेल। तो क्या करेंगे हम, सीधा सीधा हमारे पास फर्स्ट शेल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Rn की जगह रख दो 1, ठीक है, वैल्यू 0.52, n की जगह वैल्यू कितनी, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए वैल्यू क्या, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z की वैल्यू भी क्या 1, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 0.52। अगर सेकंड के लिए निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, 0.52 इंटू सेकेंड ऑर्बिट मतलब कितना, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रेडियस निकाल सकते हैं किसी भी एटम के लिए। तो ये हो गया हमारे रेडियस की बात। अब बात करते हैं हम किसकी, वेलोसिटी की। अब हम निकालते हैं वेलोसिटी, याद रखना ये हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला आ गया, अब हम निकालते हैं वेलोसिटी, ठीक है। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, फर्स्ट फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं किसके लिए, बोहर्स रेडियस, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी की। तो देखिए वेलोसिटी किस तरीके से निकालेंगे हम, हमारे पास फॉर्मूला था mvr इक्वल्स टू nh बाय 2 चलिए यहां से अगर हम v की वैल्यू निकालें तो nh बाय 2 इंटू mr, और r की वैल्यू ये रही हमारे पास, ये r की वैल्यू, हम ऐसा करते हैं r की वैल्यू यहां पर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो v इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास nh बाय 2 m, और r की वैल्यू हमारे पास n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय z के e स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू m, ये वैल्यू हमारे पास। तो जो निपटता चले उसको हम निपटाते चले। देखिए जरा, ये एक n से एक n निपट जाएगा, एक h से एक h निपट जाएगा, पाई स्क्वायर से एक पाई, ठीक है, ये m से ये m, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, देखिए इस वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं हम, तो v इक्वल्स टू हमारे पास आया है z के e स्क्वायर 4 पाई, है ना, 4 पाई डिवाइडेड बाय NH। अच्छा ये 2 भी बचा है, ये 2, तो ये 2 से ये 4, मतलब आ गया v इक्वल्स टू z के e स्क्वायर 2 पाई डिवाइडेड बाय NH। तो v इक्वल्स टू हमारे पास है z के e स्क्वायर 2 पाई बाय NH, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के ई स्क्वायर 2 पाई बाय h इंटू जेड बाय एन। अब k भी कांस्टेंट है, ई स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी फिक्स है, 2 पाई डिवाइडेड बाय h प्लैंक्स कांस्टेंट। ये जो पूरी
कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं v इक्वल टू वी नॉट जेड बाय एन। और जब हम इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा v इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 z बाय एन मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आएगा हमारे पास। और ये किसी भी ऑर्बिट के अंदर, जिस भी ऑर्बिट के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, वहां पर उसकी वेलोसिटी की वैल्यू रहेगी 2.18 इंटू 10⁻6 z बाय एन। z का मतलब है आपका जो भी एटम है उसका एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो हम क्या रखेंगे 1, और n का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट। इसे हम पहले भी रख चुके हैं बोहर रेडियस वाले फॉर्मूले में। तो हमारे पास वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बना है वो बना है Vn इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 z बाय एन मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आ गया, इसको भी नोट कर लीजिए। चलो ब्याओ। तो अभी तक हमने जो है रेडियस की बात कर ली है, अभी तक हमने वेलोसिटी की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी की, किस प्रकार की उसकी टोटल एनर्जी रहेगी। तो देखिए हम निकालते हैं टोटल एनर्जी। देखिए अब अगर आपके पास कोई भी एटम है, उस एटम के इलेक्ट्रॉन में दो तरह की एनर्जी रहेगी। एक तो वो क्या कर रहा है, अपने किसी ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगा रहा है। तो अगर चक्कर लगा रहा है तो उसके पास वेलोसिटी है, तो उसकी कौन सी एनर्जी बनेगी, उसकी एक एनर्जी बनेगी, उसको हम बोलेंगे कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, साथ में एक और एनर्जी रहेगी पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ mv²। पहले काइनेटिक एनर्जी चेक कर ले, तो हाफ mv²। देखिए अब चूंकि इससे पहले हम एक पॉइंट लिख चुके हैं, हम वेलोसिटी निकाल चुके हैं, रेडियस निकाल चुके हैं, वहां पर हमने बात की थी कि अगर कोई आपके पास एक एटम है, अगर कोई आपके पास एक एटम है और इलेक्ट्रॉन के किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इसलिए चक्कर लगा रहा है क्योंकि उस पर दो तरीके के फोर्स काम कर रहे हैं। बाहर की साइड उस पर एक फोर्स लग रहा है जिसको हम बोल रहे थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बाहर की साइड लगने वाला कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम डिनोट कर रहे थे किससे, mv² बाय r से। और अंदर की साइड चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो अंदर की साइड लगने वाला फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हमने फॉर्मूला लिखा था, कूलम्बिक फोर्स के हिसाब से फॉर्मूला लिखा था हमने कि Q1 Q2 बाय r²। तो Q1 लिखा था हमने अंदर वाला चार्ज, ठीक है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को हमने टोटल नंबर ऑफ चार्जेस के लिए डिनोट किया था Ze से, तो ये Ze इनटू इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए लिखा था हमने E डिवाइडेड बाय r, मतलब ये बन गया था ओवरऑल k Ze² बाय r²। तो देखिए हम क्या करें, यहां से एक r को r से r निपटा है, तो हमारे पास बचा mv² इक्वल्स टू k Ze² बाय r। क्या हम यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना सकते हैं इसकी मदद से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास हाफ mv²। तो हम ऐसा करें हाफ से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये हाफ mv² इक्वल्स टू हाफ k Ze² बाय r। तो ये देखो हाफ mv² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाफ mv² की जगह हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसका हमारे पास अब फॉर्मूला बना हुआ है हाफ k Ze² बाय r। तो ये यहां से तो हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला। अब हम बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। तो पहले तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, ठीक है, याद रखिएगा ये काइनेटिक एनर्जी निकाल के रखी हमने हाफ k Ze² बाय r। अब बात करते हैं हम किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी एटम में, किसी भी बॉडी में हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं। देखिए मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहां साइड में लिख देता हूं। क्या निकाल के रखा हमने, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाल के रखा हमने हाफ k Ze² बाय r। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, तो देखिए ये आपका एटम, ये एटम के बीच में पाया जाने वाला न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है,
और ये इलेक्ट्रॉन जिस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो अब देखिए यहां पर किसी एटम के अंदर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप्ड कैसे हो रही है। देखो आप देख रहे हैं कि आपके न्यूक्लियस पर है पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को क्या करने चाहिए, अट्रैक्ट करने चाहिए। मतलब अगर आप ये देखो कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है और इनके ऊपर क्या नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज तो खिसकते 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 किसके पास आ जाना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज के पास आ जाना चाहिए था। मतलब तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पास में चिपक के रहने चाहिए थे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज, चलो थोड़ा सा न्यूक्लियस छोटा रहता है इसलिए, ये पॉजिटिव चार्ज और ये आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, या ये न्यूक्लियस और ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो ये तो दोनों एक दूसरे के पास चिपके हुए रहने चाहिए थे, बिल्कुल चिपके हुए रहने चाहिए थे। लेकिन ये किस वजह से एक दूसरे से दूर है, ये पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही दूर है। यहां पर कुछ एनर्जी लगी हुई है एटम के अंदर, कुछ एटम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी लगी हुई है इन दोनों के अट्रैक्शन फोर्स के अपोजिट। इतनी दूर है इलेक्ट्रॉन, यहां से करीब करीब इतनी दूर मान लेते हैं हम। तो क्या हुआ होगा, आप इस पॉजिटिव नेगेटिव को कहीं दूर खींच कर ले जा रहे हो इस तरीके से, तो इन दोनों के बीच में क्या डेवलप्ड होगी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक क्या करो, स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग को आप जबरदस्ती उसके अपोजिट, उसके मतलब जो टेंडेंसी है उसकी टेंडेंसी के अपोजिट खींच के ले जा रहे हो, तो कैसे स्प्रिंग वापस आ जाती है। क्यों, क्योंकि जितनी डिस्टेंस तक आप उसको खींच के ले गए हो उस डिस्टेंस के दौरान उसमें डेवलप्ड हो गई है पोटेंशियल एनर्जी। जब छोड़ते हो तो वापस आती है। बिल्कुल ऐसा ही, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन, ये अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे के पास में रहना चाहते हैं, ठीक है, गले मिलना चाहते हैं एक दूसरे से, लेकिन आप जबरदस्ती इनको खींच के दूर ले जा रहे हो इस तरीके से। तो क्या डेवलप्ड होगी इनके बीच में, ये देखिए इनके बीच में क्या डेवलप्ड होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी डेवलप्ड होगी अपोजिटली। फोर्स तो लगाया मैंने अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे क्या डेवलप्ड हुई है इनके बीच में, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप्ड हुई है अपोजिटली। अब वापस देखो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ये इस तरीके से, अगर मैं ये यहां से ये एनर्जी, ये फोर्स हटा दूं तो इस तरीके से इनके बीच में क्या डेवलप्ड हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप्ड हो रही है। तो यहां से इनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं अपन, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है किसके, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये वर्क डन हम जो करेंगे, वर्क डन, ठीक है। और आपको पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क डन इक्वल्स टू होता है हमारे पास फोर्स, ये जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया हमने, मतलब इसकी टेंडेंसी के अपोजिट जो फोर्स लगाया, दोनों पास पास रहना चाहते हैं ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो ये आपका एटम, ये आपका एटम, ये न्यूक्लियस, और यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिया आपने इतनी दूर, क्या लगाकर, अपोजिट डायरेक्शन में, इधर वाली डायरेक्शन में लगाकर एक फोर्स, ठीक है। और ये इतनी डिस्टेंस का इनके बीच में क्या होगा, यहां से यहां तक का क्या होगा इनका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट, इसको अपन डिनोट कर देते हैं किससे, आर से। ये रेडियस, जितनी रेडियस दूर गई है एटम से, ये एटम, ये न्यूक्लियस, ये इसका इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये इसका इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, मतलब इतना फोर्स लगाया है ताकि इलेक्ट्रॉन यहां तक आ गया है। तो यहां से यहां तक इसकी क्या बन गई, रेडियस ही तो कहलाएगी, ये यहां से यहां तक इसकी रेडियस, तो ये रेडियस इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन का अपन ने क्या लगा रखा है, फोर्स लगा रखा है। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू हो जाएगा, हाँ, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला देखा था हमने, यही था फॉर्मूला हमारे पास। देखिए जरा इधर, ये दो चार्जेस है हमारे पास, तो के दो चार्ज, एक चार्ज है हमारे पास यहां पर Ze और ये है इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, के Ze इंटू ई डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r²। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया हमारे पास के Ze इंटू ई, मतलब ये हो गया E² डिवाइडेड बाय r² इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां से यहां तक का, डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास r, ठीक है। और देखिए हम उसकी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होना चाहते हैं, उसके अपोजिट वर्क कर रहे हैं, अपोजिट पोटेंशियल एनर्जी लग रही है इसकी, ठीक है, अपोजिट वर्क कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन रहेगी, इसलिए चार्ज क्या लगाएंगे अपन, मतलब साइन क्या लगाएंगे हम, नेगेटिव साइन, ठीक है। तो माइनस के Ze² बाय r² इंटू आर, एक आर से एक आर निपट गया, तो वर्क डन हमारा निकल के आया है
वर्क डन निकल के आया हमारे पास -kZe²/r। ये वर्क डन निकल के आया। और ऊपर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि वर्क डन किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। इसका मतलब हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई है वो निकल के आई है -kZe²/r। ये पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गई। आपकी काइनेटिक एनर्जी निकल के आई थी ½ kZe²/r और पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई है kZe²/r। अब हम ऐसा करते हैं कि हम टोटल एनर्जी निकाल के देख लेते हैं कि टोटल एनर्जी कितनी आती है। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं। चलिए, तो हमने जो है काइनेटिक एनर्जी निकाली है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ½ kZe²/r और पोटेंशियल एनर्जी निकाली हमने इलेक्ट्रॉन के लिए -kZe²/r। अब हमको क्या करना है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जहां पर जिस ऑर्बिट में है वहां पर उसकी टोटल एनर्जी निकालनी है। तो हम टोटल एनर्जी किस तरीके से निकाल सकते हैं? अगर हमको उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालनी है तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करें, उस इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या कर दें, सम कर दें। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसकी टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखिए, तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ½ kZe²/r प्लस पोटेंशियल एनर्जी है तो वैल्यू माइनस में है तो मैं सीधे रख देता हूं, वैल्यू पुट कर देता हूं -kZe²/r। तो ये देखो, ये है ½ kZe²/r, ये है पूरा का पूरा 1 kZe²/r। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे हम तो टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी हमारे पास निकल के आएगी -kZe²/r। ये हमने टोटल एनर्जी निकाली। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, r की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास r का रेडियस का n²h² डिवाइडेड बाय zke² 4π²/m, वो यहां पर हम ये वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए, टोटल एनर्जी हमारे पास निकल के आएगी kZe², r की वैल्यू हमारे पास n²h² डिवाइडेड बाय zke² 4π²m। ठीक है, ये वैल्यू को ऊपर लेके जाते हैं हम, ये वैल्यू ऊपर लेके गए हम, तो टोटल एनर्जी आई हमारे पास, ऊपर लेके गए वैल्यू kZe² jke² 4π²m डिवाइडेड बाय n²h²। हाँ, तो टोटल एनर्जी कितनी है जरा अपन देख लेते हैं, कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है हमको। ये माइनस का k और ये k, तो टोटल हो गया ये k², z और z मतलब ये हो गया z², e² मतलब हो गया e⁴, साथ में हमारे पास है ये 4π² और m डिवाइडेड बाय n²h²। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं, टोटल एनर्जी जब हमको निकालनी है तो k² एक कांस्टेंट है। ठीक है, e⁴, e मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, पता आपको 1.6 × 10⁻⁻19, तो ये e की वैल्यू भी हमको पता है, ये भी कांस्टेंट है। 4 कांस्टेंट, π² कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय ये h² प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 × 10⁻34। तो जब इन कांस्टेंट की जगह हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे। हमने क्या करा, हमने माइनस साइन छोड़ दिया है, यहाँ पर ये माइनस साइन जरूर लगाना आप लोग। ठीक है, माइनस साइन लगा के रखना। तो जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर k की वैल्यू, e की वैल्यू, 4 की 4 वैल्यू, पाई की पाई वैल्यू, m की वैल्यू, है ना, ये सारी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू निकल के आएगी -2.18 × 10⁻⁻18 z²/n²। ठीक है, z मतलब एटॉमिक नंबर, n मतलब नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी जूल में। तो आपके nth ऑर्बिट की एनर्जी के लिए जो वैल्यू निकल के आएगी वो इतनी आएगी, काय में, जूल में। और अगर यही वैल्यू हमको किस चीज में निकालनी है, ये अगर हमको किलो जूल मोल इनवर्स में निकालनी है, तो हमारे पास आंसर आएगा -1311.8
जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के जे मोल इनवर्स, ठीक है, के जे मोल इनवर्स। और अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, इसी चीज को आपको काय में करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो आपके पास टोटल एनर्जी निकल के आएगी -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी वैल्यू आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जूल में, ये किलो जूल मोल इनवर्स में। ये हमारे पास किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी की वैल्यू आ गई है, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए अब अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की, तो बात करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी। ये आपका मान लेते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है ना, ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए जो एनर्जी रहेगी वो कैसे निकालेंगे हम, E1 इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, -13.6 जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम है तो वैल्यू क्या आएगी 1 स्क्वायर, डिवाइडेड बाय पहला ऑर्बिट, मतलब इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 1 स्क्वायर, मतलब E1 की ओवरऑल वैल्यू आई हमारे पास -13.6, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी आई -13.6। दूसरे ऑर्बिट की बात करें हम, सेकंड ऑर्बिट की, तो E2 इक्वल्स टू, अगर हम रखेंगे यहाँ पर E2 की वैल्यू, मतलब वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और हम शेल कितना रखेंगे, सेकंड रखेंगे, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू -13.6 एटॉमिक नंबर 1 मतलब जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू इस बार कितनी रखनी है आपको, सेकंड ऑर्बिट के लिए कितना रख देंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू आएगी हमारे पास ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास सेकंड शेल की वैल्यू आ गई, सेकंड शेल के लिए वैल्यू आ गई। अगर हम थर्ड शेल की बात करें तो देखिए थर्ड शेल के लिए रखते हैं, थर्ड ऑर्बिट के लिए रखते हैं, तो E3 इक्वल्स टू -13.6 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, तो ये आएगी हमारे पास वैल्यू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। पहले अब देखो यहां पर चेक करो, अगर हम एटम के हिसाब से देखें, ये एटम न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। पहले शेल के लिए आपकी जो एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रॉन की, पहले शेल के लिए वो आ रही है -13.6, दूसरे शेल के लिए आ रही है -3.4, तीसरे शेल के लिए आ रही है -1.51। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, आपके एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो रही है, वो कम होती जा रही है। ये ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, फर्स्ट वाले ऑर्बिट की, उल्टा बोल दिया मैंने, एनर्जी बढ़ती जा रही है। सबसे कम वैल्यू किसकी है, E1 की, है ना। देखो ये माइनस वैल्यू कम होती जा रही है, मैंने उल्टा बोल दिया था, सॉरी। तो क्या होता जाएगा, ये वैल्यूज क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या होती जा रही है, मतलब निगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है, मतलब एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो सबसे कम वैल्यू किसकी, E1 की, उससे ज्यादा किसकी, E2 की, उससे ज्यादा किसकी, E3 की। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, आपके ऑर्बिट की एनर्जीज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो जाएगा, आसान होता जाएगा। जितना दूर जाता जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, जितना दूर उतनी आसानी से निकल पाएगा। क्यों, क्योंकि एनर्जीज क्या होती जा रही है, उसकी बढ़ती जा रही है। जितनी ज्यादा एनर्जी उतना उछलता कूदता रहेगा, उतना भागेगा। जितनी कम एनर्जी सुस्त बैठा हुआ रहेगा। तो ज्यादा एनर्जी कब मिलेगी, जब वो न्यूक्लियस से दूर रहेगा। तो देखो थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी मिल रही है -1.51, ये आपको वैल्यूज याद रखना है। ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अंदर एनर्जी की कितनी रहती है, हाइड्रोजन एटम के लिए -13.6, सेकंड के लिए कितनी रहती है -3.4, अगले वाले के लिए कितनी रहती है -1.51। तो दूर जाने पर क्या होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है। एनर्जी लेवल में एनर्जी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर अगले पॉइंट की बात करेंगे। तो अब हम बोहर एटॉमिक मॉडल के कुछ अगले पॉइंट्स की बात करें। इससे पहले हमने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। अब देखो जरा, अगला पॉइंट है हमारे पास, वेर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी इट जम्प्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। देखो इससे पहले हमने जो पॉइंट पढ़े उनमें हमने एक बात करी है कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर, एक फिक्स एनर्जी लेवल के अंदर ही घूमेगा, उसके अंदर ही घूमेगा, ना इधर जाएगा ना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जहां पर है कंटिन्यू उसी जगह पर वो घूमता रहेगा। लेकिन कब तक, जब तक उसको कहीं से बाहर से एनर्जी ना मिले।
है ना। मान लो आपने क्या करा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में उसको कहीं से बाहर से एनर्जी दे दी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, पर्टिकुलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा और कहां चले जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में। अगले पॉइंट में बात करेंगे हम भी। तो इलेक्ट्रॉन कब जंप हो सकता है अपनी जगह से, कब बाहर निकल सकता है, जब या तो क्या करे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, या फिर क्या करे जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी उसको इमिट कर दे, तभी क्या कर सकता है वो आपस से ऊपर नीचे इधर उधर क्या कर सकता है, वो जंप कर सकता है। ये लिखा हमने वाला पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट समझिए, हायर एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए मैं यहां पर एक छोटा सा एटम बनाता हूं, ये इसका न्यूक्लियस, मान लो ये पहला इसका एनर्जी लेवल या ऑर्बिट, ये इसका दूसरा एनर्जी लेवल या ऑर्बिट। तो पहले एनर्जी लेवल को हम क्या बोलेंगे, ये पहला एनर्जी लेवल है, इसको बोला जाएगा ग्राउंड स्टेट, जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जहां पर फिलहाल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको बोला जाता है ग्राउंड स्टेट। और इसने अगर कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब करी है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़कर कहां चले जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। तो ऊपर वाली स्टेट को क्या बोला जाएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन गया है एक्साइट होकर, इसलिए उसको बोला जा रहा है एक्साइटेड स्टेट। और जहां से गया उसका होम ग्राउंड छोड़कर वो कहलाएगी उसकी ग्राउंड स्टेट, अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़कर कहां गया है, ऊपर वाले एनर्जी लेवल में गया है। कब जाएगा, जब कहीं से बाहर से कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर ले, तभी जा पाएगा, वरना नहीं जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी इट जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, यही वाला पॉइंट है, देखिए यही समझ रहे हैं पॉइंट्स। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन तो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, एंड व्हेन जंप बैक्स टू लोअर एनर्जी लेवल इट्स रेडिएट्स सम एनर्जी। और कौन सी एनर्जी, जो इसने एब्जॉर्ब करेगी उसी सेम अमाउंट की एनर्जी इसको वापस क्या करनी पड़ेगी, रेडिएट करनी पड़ेगी। मतलब इसने जितने पैसे उधार लिए थे ऊपर जाने के लिए, जब ये वापस अपने घर में आएगा तो उतने ही पैसे इसको वापस क्या करना पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। जितने अमाउंट की एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी थी हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए, उतने ही अमाउंट की एनर्जी इसको वापस क्या करनी पड़ेगी, रेडिएट करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये क्या करेगा, वापस अपने घर में आएगा। और उस रेडिएशंस की वजह से क्या करते हैं, हमको एटम्स के अंदर हमको कलर दिखाई देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है, ठीक है। जब हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, रेडिएशंस के बारे में पढ़ा था हमने, कि जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी वही एनर्जी उसने इमिट करी और उससे हमको उस कलर के बैंड दिखाई दे रहे थे, स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा था, ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा पॉइंट, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट जो हमने उसमें लिखा है, इसके ऊपर हमका एक फॉर्मूला भी होता है कि मान लो इस वाले एनर्जी लेवल को मैंने नाम दे दिया E1, लोअर एनर्जी लेवल को हम क्या बोल लेते हैं, E1, और हायर एनर्जी लेवल को हम बोल लेते हैं क्या, E2। अब कितने अमाउंट की एनर्जी का डिफरेंस आया, तो एनर्जी डिफरेंस के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, एनर्जी डिफरेंस जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, डेल ई से। तो हायर एनर्जी ऊपर वाले लेवल की एनर्जी माइनस नीचे वाले लेवल की एनर्जी, मतलब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का जो डिफरेंस रहेगा, उससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों एनर्जी लेवल के बीच की एनर्जीज का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, E2 माइनस E1। तो ये सारे हमारे कुछ क्या थे पॉइंट से बोहर एटॉमिक मॉडल के, हमने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स पढ़े हैं बोहर एटॉमिक मॉडल में, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले भी डिराइव करे हैं, जैसे बोहर रेडियस का फॉर्मूला डिराइव करा है, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करा है, एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करा है, जिनसे आपके अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, IT लेवल के, नीट लेवल के, बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स, ये सब टाइप के न्यूमेरिकल्स भी उन ऑप्शंस में से, उन एनर्जीज के डिफरेंस के एनर्जी के, या यूं बोलूं मैं वेलोसिटी के या रेडियस के, इनके आपके न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। और साथ में हमने पोस्टुलेट्स भी सारे क्लियर करे हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने बोहर एटॉमिक मॉडल आज कंप्लीट करा है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलेंगे बहुत जल्दी।